एक्टिविटीज हम यहाँ कराएं तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज आर देयर और यू कैन इवन इनोवेट सो मेनी अदर एक्टिविटीज जो हम हर दिन घर में कर सकते हैं, क्लासरूम में कर सकते हैं, कहीं भी होकर हम कर सकते हैं इसको, पर हम करते नहीं तो मेमोरी एक्टिव नहीं रहता है। हमारा एजुकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा जो होना चाहिए, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म अगर हमको करना है तो किस स्थिति में रहकर कर्म करना है? यत चित्त इंद्रिय क्रिया। हमको क्रियावान बनना है तो कैसे? यत चित्तेंद्रिय क्रिया। ये वर्ड को अगर मन ध्यान में रखते हैं, यत मतलब कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड। किसको रेगुलेटेड करे? चित्त और इंद्रिय, मन और इंद्रिय, इसको हम कंट्रोल करें तभी जाके कोई काम में हम सफलता पा सकते हैं। कितने इंद्रियां हैं? 5 है। 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। एक मन है, ठीक है, 10 इंद्रिय है। पर 5 ज्ञानेंद्रिय से हमारा जो ग्रहण होना है वो होता है। तो हमारे इंद्रियों की स्थिति क्या है? क्या ग्रहण करने में पूरा समर्थ होते हैं? जिनका इंद्रिय कंट्रोल्ड है, शुद्ध है, बहुत रिफाइंड है, तो वो एक बार देखें तो ध्यान में वो रखते हैं, धारण हो जाता है, स्मरण हो जाता है एक बार देखकर भी। सुने एक बार तो एक बार सुनकर भी उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार सूंघ कर याद रख सकते हैं, एक बार स्वाद लेकर उसको याद रख सकते हैं, एक बार स्पर्श करके याद रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। पर वो स्थिति में पहुंचने के लिए हमको बहुत एजुकेट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है इंद्रियों को। इंद्रियज अगर ट्रेंड नहीं है, जैसे मैंने बताया कि अनट्रेन्ड इंद्रियज जो होते हैं वो कंपैरिजन गिवन इन द शास्त्रस एज कदस्व। क्या वर्ड है? कदस्व का मतलब है बैड हॉर्सेस। इंद्रियज आर कंपेयर्ड विथ हॉर्सेस, बैड हॉर्सेस। बैड हॉर्सेस जो अनकंट्रोल्ड, अनट्रेन्ड, अनएजुकेटेड हॉर्सेस होते हैं, वो आपको कहाँ लेके जाएंगे? कहीं भी ले जाएंगे, भटका देंगे, उससे कुछ काम नहीं होने वाला है। इसलिए इंद्रियां जो है हमको भटकाते रहते हैं, क्योंकि अनट्रेन्ड है, अनरिफाइंड है, अनएजुकेटेड है। ये सब की स्थिति यही है एजुकेशन का। इसीलिए जो लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है कि ये सबको रिफाइन करे। संस्कार, संस्कार का मतलब नहीं, हम क्या सोचते हैं कि बड़ा संस्कारी बच्चा है, क्या अर्थ लेते हैं कि वो देखते ही सबको प्रणाम करता है, माँ बाप को प्रणाम करता है, इसको हम मान लेते हैं ये संस्कारी बच्चा है। भाई वास्तव में संस्कार ये नहीं है। वास्तव संस्कार तो ये है कि आपका इंद्रिय संस्कार है या नहीं है, आपकी इंद्रिय शुद्धि है या नहीं है। वो संस्कार पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। इंद्रियों को कोई एजुकेट नहीं करता है, मन को कोई एजुकेट नहीं करता है, शरीर को कोई एजुकेट नहीं करता है। कितने लोग आप बैठे हुए, जब ये फोन था, लैंडलाइन वाला फोन, वो तार को मोड़ मोड़ के पूरा खराब कर दिया, कितने लोग होंगे? बात चल रहा है पर आपको ध्यान है, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, पर वो होता है। कितने लोग हैं जो बात करते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, हाथ या पैर हिलता रहता है, ध्यान नहीं है क्या करते रहते हैं। बहुत अनकॉन्शियसली हम बहुत सारे अननेसेसरी एक्टिविटीज करते रहते हैं, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारे अननेसेसरी एक्टिविटीज और मूवमेंट होता रहता है। एग्री? सबका होता है। कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट इज ए वेस्टेज ऑफ एनर्जी। एग्री? ठीक है।
वो एनर्जी को अगर हम कंजर्व करते हैं तो कितना अच्छा काम हम कर सकते हैं। वो एनर्जी कंजर्वेशन को एंशियंट इंडिया ने नाम दिया था ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य को लोग मानते हैं कि नहीं, सेलिबेसी मेंटेन करना ये ब्रह्मचर्य है। ये एक बहुत लिमिटेड सेंस है। पर ब्रह्मचर्य मेंटेन करके भी, अगर सेलिबेसी मेंटेन करके भी लोगों वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम कर्मेंद्रियों को संयमित कर देते हैं पर ज्ञानेंद्रिय का संयमन नहीं हो पाता है। हमने हर स्कूल में 3 बंदरों को बिठा दिया, उसके मुंह में लगा दिया ताला, आंख में लगा दिया ताला, कान में लगा दिया, पर मन में जो हिंसा चल रही है उस पर ध्यान नहीं दिया। मन ही मन आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, पर मन ही मन कितने लोगों को मर्डर कर दिया है। आप सोचो कितनी हिंसा है। बहुत से समय होता है पर मैंने गुस्सा अंदर से आया, मैंने गुस्सा को एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि नहीं, मैं गुस्सा करूं तो किसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, पर मन ही मन चलता रहता है, चलता रहता है, और उसको कैरी करते रहते हैं, कैरी करते रहते हैं। आपको मतलब ये एग्जाम्पल्स दिया जाता है, कराया जाता है, जैसे कि सिंपल ग्लास है, सिंपल कोई भी चीज है, ये माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन को मुझे बोलो ऐसे कितने समय तक पकड़ के रख सकते हो? अगर बोला जाए कि ये सिंपल माइक्रोफोन को ऐसे पकड़ के रखो, कितने समय तक पकड़ो? 5 मिनट के बाद देखो वो बहुत भारी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों को हम अगर इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर कैरी करते रहते हैं, वो भी वहां पे भारी बन जाता है। ठीक है, और हम एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं कर्मेंद्रियों के माध्यम से, पर ये ज्ञानेंद्रिय में, यह हमारे अंदर हम उसको कैरी करते 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 वो बहुत भारी बन जाता है। वही हमारे सारे बीमारियों का कारण बन जाता है, मन को भटकाता रहता है। अगर मन के पास सही तरीके से संदेश ना पहुंचे तो मन क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट भी ठीक से नहीं कर पाएगा, गलत गलत इंफॉर्मेशन जाएगा। जैसे हमने पहले दिखाया, मैंने बोला कुछ और अंत में नैरेटिव आया कुछ अलग, ठीक से नहीं हो पाया। इस देखो, हजारों साल पहले कोई बात अगर बताई गई, वो हजारों साल से चली आई, अगर सही तरीके से नहीं आया तो कैसे होता? तो हमारी जो श्रुति परंपरा थी, देखो 10,500 मंत्र ऋग्वेद का 10-15 हजार साल पहले जैसा था आज ऐसा ही है। जैसा बोला जाता था एग्जैक्टली ऐसा ही बोला जाता है आज, क्योंकि श्रुति ठीक तरह से हुआ, श्रवण ठीक तरह से हुआ। अगर कर्मेंद्रियों को संयमित करके हम अंदर ही अंदर कुछ अलग सोच रहे हैं तो हम क्या बने? हिपोक्रेट्स बनते हैं। हिपोक्रेसी, मिथ्याचार। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। कर्मेंद्रियों को नहीं, आंख बंद कर लिया, नहीं देखूंगा, पर मन ही मन बहुत सारी चीजें मैं देखता रहता हूं। ठीक है, कान बंद कर लिया, नहीं सुनूंगा, पर मन ही मन कितनी सारी बातों को सुन रहा हूं। मुंह बंद कर लिया, नहीं बोलूंगा, पर मन ही मन मैं ये उदाहरण देता हूं, हर भाषण में देता हूं ये उदाहरण। ये मेरे साथ हुआ है। मैंने एक दिन एक स्वामी जी के पास कल किया था, ऐसे मैं नहीं करता हूं पर कुछ जरूरी था, मैंने कर लिया। स्वामी जी है, साधना कर रहे हैं, अध्यात्म में है, तो स्वामी जी फट से मेरा कॉल डिक्लाइन कर दिया। तो मैंने सोचा कोई मीटिंग में होंगे, ध्यान में होंगे। तुरंत मैसेज आया कि भगवान, मुझे वो भगवान के नाम से, कोई प्रभु जी बोलता है, कोई भगवान बोलता है, जैसे हम यूजुअली बोलते हैं कि भगवान, मैं आज गुरुवार है, मेरा मौन व्रत है, मैं बोलता नहीं, बट वी कैन चैट। क्या बोले हो? कि मैं बोलता नहीं, आज मौन व्रत है, बट वी कैन चैट।
तो ये चैटिंग क्या, बाहर से बोलती बंद, पर इनर चैटरिंग जो है वो चलता रहता है। ये हिपोक्रेसी हुआ नहीं हुआ? कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। तो मैंने बोला कि नहीं, चैटिंग की भी कोई जरूरत नहीं स्वामी जी, आप मौन में रहिए, हम कल बात करेंगे। तो ये स्थिति होती है बहुत, हम सब एक एक हिपोक्रेट है। मानते हो नहीं मानते हो? सच्चाई के साथ अगर देखोगे खुद को कि कितनी हर स्थिति में हम हिपोक्रेट से बनते जा रहे हैं, तो एजुकेशन क्या देंगे, संस्कार कहां से आएगा? तो इंद्रिय संस्कार, चित्त संस्कार, मन संस्कार, विवेक संस्कार, ये संस्कार अगर एजुकेशन के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं होता है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। ठीक है। और ये सब को करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करके उसमें एंगेज होना पड़ता है। तो ऐसे हर प्रकार के एक्टिविटीज है। आपको मैं कुछ एक्टिविटीज अभी बताऊंगा जो आप घर में जाके कर सकते हो, बच्चों से करवा सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स मैं देता हूं। जैसे कि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपके विल पावर को आपको स्ट्रांग करना है तो एक डिसिप्लिन सेट करके। और जिस विल पावर कैसे स्ट्रांग होगा? सबका विल पावर वीक है, पर एक स्ट्रांग विल पावर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। एक स्ट्रांग विल पावर से यू कैन ओवरकम इवन डेंजरस डिजीजेस, you can do anything. Every great man had a strong willpower. Without that you can't do anything. तो how to strengthen the willpower? सबके भीतर है रेगुलरिटी। तो आप बोलोगे कि नहीं हर दिन तो करता हूं, आज संडे है थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, बस वो एक दिन और 15 दिन खींच लेगा। नो कंप्रोमाइज विथ योर ओन साधना। जितना आप रेगुलरिटी को मेंटेन करके रखोगे उतना विल पावर स्ट्रांग होगा। आपके ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल थॉट पावर है। आजकल सब कुछ हम चैट जीपीटी या जेमिनाई या कुछ भी हो एआई टूल यूज करके हम कर लेते हैं, ठीक है, काम हो जाता है। पर मेरा जो ओरिजिनलिटी है, क्रिएटिविटी है, वो कहाँ गया? आप भी क्रिएटिवली एआई टूल को यूज कर सकते हो, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो क्रिएटिविटी फैकल्टी को ट्रिगर करो, वो नहीं करते हैं, उसको भी जीवन में अपनाना है। तो जैसे मैं एक एक्टिविटी आपको बताता हूँ, आपको कंसंट्रेशन अगर बढ़ाना है, आप मानते हो कि आपका फोकस बहुत कम है, ऐसे बहुत प्रकार के तरीकाएं हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, हाइपर बच्चे होते हैं, एकदम फोकस नहीं है, आप मंत्र योग का भी प्रयोग कर सकते हो। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, इतना म्यूजिकल मेलोडियस लैंग्वेज है, रिदमिक लैंग्वेज है। वो रिदम आपके जो कॉन्शियसनेस को एकदम सेट करते हैं। रिदम कुछ नहीं, अगर आप कोई भी हाइपर एक्टिव बच्चा हो, उसको 10-20 श्लोक, किसी भी प्रकार का श्लोक, रैंडमली चूजन श्लोक आप उसको दे दीजिए और देखना 2-3 महीने के बाद उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंटेड फैक्ट है, बताता हूँ। एकदम फोकस्ड हो जाते हैं, वो बैक करा करके आता है, वो ट्यून्ड हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज आप करते हो। आपने कभी लकीर खींचा है? कितना लंबा खींच सकते हो? सीधा नोटबुक में थोड़ी देर तक आप जाओगे, फिर देखो ये टेढ़ा होने लगता है, फिर जितना लंबा जाओगे उतना टेढ़ा बनता है। तो ट्राई प्रैक्टिसिंग मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन। आज इतना सा किया, कल मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। अब इधर से उधर की ओर करिए, खुले जगह पे करिए। अब लकीर खींचना एक डेली प्रैक्टिस में आप कर लो, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, पर आपको बहुत बैलेंस वो लाता है। रेत है, रेत में आप खींचिए लकीर, जितना लंबा खींच सकते हो। स्ट्रेट है या नहीं है, स्ट्रेट लाइन खींचो। जो जितना लंबा खींच सकता है उसका उतना कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, वो चाहिए उतना कंसंट्रेशन पावर। ठीक है, करो। हमने कभी पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास को ट्रांसफर किया है?
करते वक्त पानी नीचे गिरता है नहीं गिरता है? किसका नहीं गिरता है मुझे बताओ? आपका नहीं गिरता, कभी नहीं गिरता है। आप ध्यान देते हो कि कभी नहीं गिरता है। जैसे छाछ बनाना है आपको, कुछ बनना, कभी नहीं गिरता है। वेरी गुड। तो मैक्सिमम टाइम हमारा गिर जाता है पानी। तो आप उस काम को, क्योंकि डेली करना है, पानी तो पीते हैं, छाछ बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, घर में शरबत बनाते हो, पानी को ट्रांसफर करते वक्त आप इतना सजग हो जाओ कि एक बूंदा भी ना गिरे। मतलब हम दैनंदिन जीवन में जितने भी एक्टिविटीज करते हैं उसको अगर सजगता के साथ हम करें तो अपने आप ये सारे जो सामर्थ्य है वो अपने आप बढ़ता रहेगा, पर हम करते नहीं। आगे को जब एक्टिव करते हो, पानी चेंज करते हो एक गिलास से दूसरे गिलास के, आप ध्यान रखना कि एक भी बूंदा न गिरे। तो डेली एक्टिविटी जीवन का हिस्सा है, हम कर सकते हैं। और थोड़ा डिफिकल्ट एक्टिविटी ले लो। सबके घर में बॉल पेन है, रिफिल है, तो बॉल पेन का जैसे खत्म हो जाता है, इंक नहीं है उसमें, उसका जो निब है तो उसको निकाल दीजिए, वो खाली एक सिलेंडर जैसा रहेगा। और एक जो रिफिल है, रिफिल की बात कर रहा हूं मैं, और एक रिफिल के में या किसी भी एक डंडा में आप एक सुई को लटका दीजिए धागे के साथ। वो सुई को वो रिफिल के भीतर डालने का आप प्रयास करो। उसमें कितना कंसंट्रेशन डिमांड करता है वो। अब धागा डालना सुई में, हमारे घर के सामने पौंडीचेरी में एक लेडी रहती है, वो बिना चश्मा कभी भी आप सुई दे दीजिए वो धागा डाल देती है फटाफट। हमको लाइट के सामने लेके देख के कई लोग तो कर भी नहीं पाते हैं और करना भी नहीं चाहते। पहले तो हर दिन सुई धागा का काम में आता था, अभी तो सुई धागा काम ही नहीं आता है। कुछ है तो चलो टेलर के पास चलो, सिंपल काम है, हम घर में कर सकते हैं, बटन लगा सकते हो, सिलाई कर सकते हो। पर धागा डालना सुई में कितना डिमांडिंग है, आप करके देखो फिर आप जान पाओगे। पर करता नहीं कोई, इसको एक एक्टिविटी के रूप में कर सकते हो। दैनंदिन जीवन में बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे होता था। जैसे आजकल हम जाते हैं पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए या चिवड़ा बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, पर पहले जमाने में कुछ अलग था। कूट कूट कर वो करते थे, उसको हम उड़िया में हम ढिंकी कहते हैं, तो पता नहीं दूसरे लैंग्वेज में क्या होता है ये। तो एक जन उसको यहाँ से दबाता है, फिर वो वहाँ पे एक छोटा सा छेद है, उसके भीतर धान हो चावल हो जो भी है रहता है, तो वो गिरता है वहाँ पे। पर वहाँ से जो सामान निकालता है तो यहाँ से ये दबाता है, वो गिरता है, पर इसे ध्यान से निकालते हैं, नहीं तो अपने हाथ में गिरेगा वो। तो ये एक्टिविटीज खत्म हो गया। बहुत सारे एक्टिविटीज जो हमारे कंसंट्रेशन को, एबिलिटी को बढ़ाता था, वो सारी प्रक्रियाएं ही नहीं है अभी, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं। अभी ग्राइंडर आ गया, घर में बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ गए हैं जो काम करने, ठीक है कंफर्ट है, पर उसको भी हम यूज कर सकते हैं उसी सजगता के साथ। ठीक है, तो आप उसको करिए। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को आप बटल में पानी भरने के लिए दीजिए, अगर बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज यू कैन इनोवेट एंड यू कैन गेट इट डन। तो जिससे हमारे इंद्रियों का संस्कार होए, मन का संस्कार होए। जब तक इंद्रियों को आप ठीक तरीके से नहीं सिखाया, ट्रेन नहीं किया, एजुकेट नहीं किया, संस्कार नहीं भरा, इंद्रिय अगर संस्कार संपन्न नहीं होते हैं तब कोई काम ठीक से नहीं हो पाएगा। आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, खाना बनाना नहीं हो पाएगा, गाड़ी चलाना नहीं हो पाएगा। सारे एक्सीडेंट का कारण तो वही है, अनवधानता। देखिए अनवधानता मतलब केयरलेसनेस, अटेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब करना क्या है हमको? इंद्रियों के एजुकेशन में हमको इंद्रियों को ट्रेन करना पड़ेगा, मन को ट्रेन करना पड़ेगा। मन देखो कैसे करना है लोग पूछते हैं, उसका भी स्टेजेस है। मतलब आप आंख बंद करो, जैसे मैंने बोला ना, वो यंग एग्जीक्यूटिव ने बोला कि सर जीवन में पहली बार मुझे ज्ञात हुआ कि 1 मिनट कितना लंबा होता है। अब आंख बंद करते ही आपको, आप सजग हो जाते हैं कि पूरा कुरुक्षेत्र चल रहा है, महाभारत चल रहा है पूरा। आंख बंद करते ही आपको ध्यान में आ जाएगा।
इसलिए लोग आंख बंद करने के लिए डरते हैं, झट से खुल देंगे आंख, नहीं हो पाता है, देख नहीं पाएंगे कि इतना कुछ हो रहा है। तो कैसे करेंगे? वो जो बोलते हैं कि यत चित्तेंद्रिय क्रिया, तो उसको कैसे करेंगे, मास्टरी कैसे लाएंगे, उसका स्टेजेस में बताता हूं। जो फर्स्ट स्टेज है, आपको करना क्या है इसके लिए, फर्स्ट स्टेज है ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है कि कुछ करने का नहीं है, जस्ट ए साइलेंट विटनेस ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर माइंड। जैसे एक वॉचमैन को बैठा दिया, बोला कि खाली देखते रहना कौन आता है कौन जाता है, कुछ करने का नहीं, बस देखते रहना। तो ऐसे ही आप अपने को देखिए, अपने भीतर को देखिए कि किस प्रकार के विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आप देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने ऐसे अननेसेसरी नेसेसरी मूवमेंट्स ये होते रहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज इज वॉच ओवर, ऑब्जर्व, वॉच ओवर, वॉचिंग ओवर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, तो नेक्स्ट इज वॉचिंग ओवर। अब आपने वॉचमैन को इंस्ट्रक्शन दिया था कि देखना कौन आ रहा है जा रहा है, कुछ तुम्हारा काम नहीं है। अभी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि देखो इसमें मतलब कौन से ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमारे काम के हैं, कौन से हमारे काम के नहीं है, वॉच ओवर, ठीक है। तो अभी वो मार्कआउट करता है कि नहीं, ये सारे लोग जो है ये इनके पास आईडी है, इनके पास आईडी नहीं है, और ये मतलब काम के है, ये काम के नहीं है। इस प्रकार आप अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व करो कि व्हाट आर द नेसेसरी थॉट्स, व्हाट आर अननेसेसरी थॉट्स, वॉच ओवर, मार्क इट आउट। द थर्ड स्टेज इज कंट्रोल, स्टार्ट कंट्रोलिंग, ऑब्जर्व, वॉच ओवर, देन कंट्रोल, स्टार्ट कंट्रोलिंग। कैसे कंट्रोल करेंगे, किसको जाने दूं, किसको जाने नहीं दूं, किसको जाने दूं, किसके जाने नहीं दूं। अब आपने वॉचमैन को इंस्ट्रक्शन दे दिया, इन इन लोगों को जिसके पास आईडी है उसको अलाउ करना, जिसके पास आईडी नहीं है इनको अलाउ मत करना, कंट्रोल। द सेम वे यू स्टार्ट, वंस यू हैव मार्क्ड आउट कि ये थॉट्स नेसेसरी है, ये थॉट्स नेसेसरी नहीं है, देन स्टार्ट कंट्रोलिंग। अलाउ ओनली द थॉट्स यू नीड, व्हाटएवर मूवमेंट्स यू नीड। ये कंट्रोल जब होता है, देन स्टार्ट मास्टरिंग। The fourth stage is mastery. Once you have the mastery, then it is up to you. It's not good thought or bad thought, this time or that time, because you are master. You can allow any thought which you want, which you can use also. For example, like दुर्वासा थे, दुर्वासा का नाम सुना था? वो तो स्वामी ऋषि थे, मुनि थे, यति थे। उनको गुस्सा आता था क्या? हम लोग जानते हैं कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, नहीं। दुर्वासा का इतना मास्टरी था गुस्से, वो गुस्से को यूज करते थे कि टूल के हिसाब से, क्योंकि उनका मास्टरी है। जितने भी आप दुर्वासा के क्रोध देखो, अभिशाप को देखो, वो सब बाद में आशीर्वाद में परिणत हो जाता है ना। जितने भी नैरेटिव्स आप सुन रहे हो, आज उन्होंने इसको ये शाप दिया, पर एंड ऑफ द स्टोरी इट इज, अरे इट्स गुड दैट दुर्वासा डिड दैट। कालिदास ब्रिंग्स यूजेस दुर्वासा for Shakuntala नाटक, he becomes like the greatest dramatist. वो ट्विस्ट अगर कालिदास नहीं देते तो वो ड्रामा इतना मजेदार नहीं हो पाता। महाभारत के स्टोरी में तो था, वो ट्विस्ट की वजह से वो किसको लाते हैं, दुर्वासा जी को लाते हैं। तो दुर्वासा जी का अपने क्रोध के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल है, तो वो चाहे उसको यूज करते थे वो अपने काम के लिए, क्योंकि वो भविष्य दृष्टा थे, आगे को कैसे होगा। तो ही वॉज लाइक दैट, ही वॉज मास्टर। तो ऑब्जर्व, वॉच ओवर, कंट्रोल एंड मास्टर, ये अगर प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को अगर हम हर दिन हमारे इमोशनल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स के लिए प्रयोग करें, जैसे बहुत अननेसेसरी फिजिकल मूवमेंट्स हम होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़े रिसर्च की बात करते हैं, बड़े तत्व की बात करते हैं, पर बैठना कैसे है हमको मालूम नहीं है।
उठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, सोना कैसे है, ये मालूम नहीं है। सोचना कैसे है, पहले आउटर एक्टिविटीज तो हो जाए, ये तो फिर इनर एक्टिविटीज हैं। तो वो भी, इन सब को अगर कंट्रोल में लाया जाए तो फिर अपने आप अपने प्राण के ऊपर, अपने मन के ऊपर आप नियंत्रण ला सकते हैं। छोटे छोटे लेवल पे आप शुरू करिए, और जब हम सजग हो जाते हैं हमको पता चलता है कि क्या चल रहा है भीतर और क्या करना है। तो हमेशा आप सजग, दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स our journey or attainment of the highest, the first step is to be conscious of ourselves. Be conscious, सजग बनो। सजग बने तभी हमको पता चलेगा कि चल क्या रहा है और हमें करना क्या है। टू बी कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स। कैसे कॉन्शियस बने? जैसे मैंने आपको बताया, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ग्रीड है और बहुत जेलसी फील हो रहा है, बहुत इरिटेशन फील हो रहा है, स्टेप बैक। मतलब अचानक आप एक्शन में मत ले आओ, एक्सप्रेस मत करो अचानक, जस्ट स्टेप बैक, होल्ड ऑन टू योरसेल्फ। थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, गहरी सांस ले लो। तुरंत आप देखोगे कि गुस्सा मेल्ट होते जा रहा है। रुक जाओ, टेक ए पॉज। हम क्या करते हैं, गुस्सा आया लगा दिया, बोल दिया, कुछ कर डाला, पर वो करना नहीं चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। तुरंत होल्ड ऑन टू योरसेल्फ, स्टेप बैक, टेक ए पॉज, डाइवर्ट योरसेल्फ। तो ये अगर हम इसी प्रकार हम खुद को ट्रेनिंग देते रहेंगे। अब देखो एजुकेशन सिस्टम जो है वो तो सब कुछ नहीं कर पाएगा, उसका भी अपना लिमिटेशन है। बहुत कुछ हमको खुद को करना पड़ता है। तो हम करें कैसे? हमारा दैनंदिन जीवन में हम इतने सारे काम करते हैं, उसको अगर कॉन्शियसली करें, ठीक से करें, तो बहुत काम हो सकता है अपने आप में। पर हम करना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि फिजिकल एक्सरसाइज आवश्यक है, शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर हम करना नहीं चाहते हैं। फिर क्या बोलते हैं, टाइम नहीं होता है, इतना मैं व्यस्त रह जाता हूँ। कहाँ व्यस्त हूँ? अननेसेसरी चीज में हम व्यस्त रहते हैं, गप्पे मारने में, गसिपिंग करने में हम व्यस्त रहते हैं, घंटों बिता देते हैं। फिर एक्सक्यूज देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। शरीर के लिए, मन के लिए, प्राण के लिए, अपनी चेतना के विकास के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। अगर नहीं भी है, आप ये 1 मिनट साइलेंस का प्रैक्टिस करो। खाना खाने बैठो तो 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट की नीरवता रखो, फिर खाना खाओ। खाना हो गया, फिर 1 मिनट का साइलेंस लेकर आप उठो। सोने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, टेक ए पॉज ऑफ 1 मिनट। बहुत कुछ हो सकता है, धीरे धीरे वो 1 मिनट 1 घंटे तक जा सकता है। पर शुरुआत आप 1 मिनट से करो। अगर टाइम नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पे रेगुलरली होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकते हो आगे चल के। ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैंने बताया आप लोगों को, ताकि आप कर सकते हो समस्या कहाँ है और हम उसका समाधान कैसे ला सकते हैं। और एक्टिविटीज के रही, एक्टिविटीज के बाद आप कंसंट्रेशन की एक्टिविटीज, इमेजिनेशन की एक्टिविटीज। मैं आपको बताता हूँ, एज ए टीचर मैं बताता हूँ कि मैं एक रेयर टीचर हूँ जो पीजी से पीजी तक पढ़ाता हूँ। पीजी से पीजी समझते हो? प्ले ग्रुप से पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ठीक है। छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, पीएचडी बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। पर पढ़ाने में हम जो पेडागोजी यूज करते हैं, जैसे मैं एक लैंग्वेज टीचर हूँ, मुझे संस्कृत पढ़ाना है, व्याकरण भी पढ़ाना है, भाषा भी पढ़ाना है, छंद भी पढ़ाना है, ठीक है। छोटे बच्चों को मैं जब पढ़ाता हूँ, पहले मैं ये ध्यान देता हूँ कि ठीक है भाषा को तो सीख ले, पर भाषा के साथ साथ उनके इंद्रियों में संस्कार भी आए। उनके पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ट्रिगर करता हूँ, उनके पावर ऑफ इमेजिनेशन का ख्याल रखता हूँ, उनके ओरिजिनल थॉट पावर का ध्यान रखता हूँ। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे बच्चों को मैंने पढ़ाया
षष्ठी विभक्ति, आप समझ रहे हो, सिक्स्थ केस एंडिंग, ठीक है। मतलब अगर सूर्य हुआ तो सूर्यस्य, मतलब सूर्य का। अब बच्चों को मैं बोल दूं कि सिंह है तो सिंहस्य, ठीक है। मार्ग है तो मार्गस्य, शिव है तो शिवस्य, वृक्ष है, खग है तो खगस्य। तो बच्चों को यह अर्थ तो आ गया, षष्ठी विभक्ति के साथ परिचय हो गया, ठीक है। तो अब क्या करता हूं, बच्चों के पास वोकैबुलरीज है, मैं कुछ कार्ड्स दिखाता हूं या अभिनय करके दिखाता हूं, वो फटाफट वो वोकैबुलरीज को बोल देंगे, नाम बोल देंगे, ये सिंह है, ये मयूर है, ये वृक्ष है, ये सब बोल देंगे। तो अब मैं रिवीजन क्लास के लिए जाता हूं, ठीक है। तो वो रिवीजन क्लास में मेरा दो मकसद है। एक मकसद है कि उनका रिवीजन षष्ठी विभक्ति का होगा, दूसरा मकसद है कि इनके ऑब्जर्वेशन पावर को भी मैं ट्रिगर करूंगा साथ ही साथ। ये अगर नहीं करता हूं तो मैं अच्छा टीचर नहीं हूं, क्योंकि मेरा काम नहीं है खाली सिलेबस कंप्लीट करना, पढ़ा देना। मेरा काम ये भी है ना कि बच्चों का जो अंतर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक टीचर का काम है, पेरेंट्स का काम है। टीचर्स आर एक्सटेंडेड पेरेंट्स, दे आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी लेके जाता हूँ। क्या एक्टिविटी? एक एक्टिविटी लेता हूँ कि एक तरफ में बहुत सारे पशु पक्षियों को का चित्र जो है वो ले लेता हूँ, दूसरे स्लाइड में या फ्लैश कार्ड में मैं ले लेता हूँ इन पशु पक्षियों का फुटप्रिंट्स। कितने लोग आप में से है जो कुत्तों का फुटप्रिंट और बिल्ली का फुटप्रिंट में अंतर दिखा पाओगे? मैं चैलेंज करता हूं, बहुत सारे लोग दिखा नहीं पाएंगे, उनको लगेगा कि ये सेम है, क्योंकि कभी ऑब्जर्व नहीं किया। फुटप्रिंट ऑफ द क्रोज एंड द क्रेन्स, डक एंड द स्वान, घोड़े का फुटप्रिंट और ऊंट का फुटप्रिंट। क्योंकि हम खुद का फुटप्रिंट भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। खुद चल के गए हैं, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन चल के गया है, पहचान पाओगे क्या खुद को? नहीं। खुद के हाथ पैर अगर कट जाता है, कहीं गिरा है, कोई लाके दिखाएगा कि भाई अपना अपना हाथ ले लो, नहीं ले पाओगे। अगर अच्छी तरीके से कोई ये नहीं है तो आप खुद के हाथ को भी पहचान नहीं पाओगे। इतने अनकॉन्शियस लाइफ हम जी रहे हैं, ठीक है। तो हम ये लेके जाते हैं और बच्चों को प्रश्न पूछते हैं कि कस्य पद चिन्हम। तो बच्चे देखते हैं, कंपेयर करते हैं, पहले नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे तो आपको क्या करना है? कुछ प्रिंसिपल्स है एजुकेशन का जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या प्रिंसिपल है? फ्रॉम नोन टू मोर नोन। जो बच्चे जानते हैं उसी से शुरू करिए। हाथी का दिखा दो तो पहचान पाएंगे, कोई भी पहचान पाएगा, वो नोन है। तो नोन से हम मोर नोन की तरह लेके जाएंगे, ठीक है। तो हाथी का दिखा दिया, फिर घोड़े का दिखा दिया, फिर ऊंट का दिखा दिया, क्योंकि वो अलग अलग यूनिक फुटप्रिंट्स हैं। गाय का दिखा दिया, धीरे धीरे करके वो डक का, स्वान का, वो पहचान में आ जाएगा फटाफट। फिर धीरे धीरे आप पूरा सूक्ष्म तक चिंटियों का भी फुटप्रिंट आप पहचान पाओगे। और जिस दिन मैं एक्टिविटी को कराता हूं बच्चों के साथ, दूसरे दिन बच्चे परेशान कर देते हैं, बिलीव मी, बिकॉज समथिंग इज ट्रिगर्ड। बच्चे आके टीचर को बोलते हैं, श्रीमान उसका ना मूंछ ऐसा है, उसका ना दांत ऐसा है, उसका ना कान ऐसा है, उसका ना ये ऐसा है, मैंने देखा है उसका जॉज ऐसे है, पॉज ऐसे है। बोलते हैं क्योंकि बच्चे हैं, वो ट्रिगर हो गया तो वो ऑब्जर्व करने लगते हैं। और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट फंडामेंटल थिंग। आप अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपके ग्रहण धारण स्मरण सही तरीके से नहीं हो पाएगा। फिर दूसरे दिन दूसरे क्लास में आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। फिर षष्ठी और सप्तमी को मैं लेता हूँ और एक एक्टिविटी लेके जाता हूँ। देखो मेरा सिलेबस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ ये काम भी हो रहा है, ठीक है ना, जो असली काम है। तो षष्ठी सप्तमी को ले लिया, क्या एक्टिविटी लिया? खरगोश का पूंछ निकाल दिया, बाघ में लगा दिया, बाघ का हाथी में लगा दिया, हाथी का कुत्ते में लगा दिया,
फिर प्रश्न पूछा कि कस्य पुच्छम कस्मिन, किसका पूछ किसमें है। संस्कृत संभाषण कौशल भी बढ़ रहा है, बच्चे सोच समझकर उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। और जो संस्कार लाना है वो भी मैं लाने में समर्थ हो रहा हूं एज ए टीचर, ठीक है। बच्चे ऑब्जर्व करेंगे फिर बोलेंगे बट वो क्लासरूम इज एंगेजिंग। अब बोलते हैं कि संस्कृत क्लास बहुत बोरिंग होता है, मेरा क्लास तो बोरिंग नहीं होता है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म के साथ पढ़ते हैं और ढूंढते हैं आखिर कैसा संस्कृत टीचर नहीं आए हैं। कहीं भी मेरे द्वारा ट्रेंड टीचर्स कहीं भी पढ़ा रहे हैं, दशा ऐसी है। बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होता है क्लासरूम। बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ श्रीमान, व्याघ्रस्य पुच्छम शशके अस्ति, षष्ठी सप्तमी, शशकस्य पुच्छम सिंहे अस्ति, सिंहस्य पुच्छम गजे अस्ति, गजस्य पुच्छम बिडाले अस्ति, बिडालस्य पुच्छम कुक्कुरे अस्ति। शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान, विभक्ति ज्ञान और साथ ही साथ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन चल रहा है, ठीक है। क्रियापद हम पढ़ाते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि भाई बोलो, ये एक्टिविटीज बोलो, ये करो, इतने क्रियापद बोल दो, चित्र दिखा देते हैं। पर उसको हम कैसे, ये अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हैं। अब हम क्रियापद कुछ पढ़ा दिए, वर्बल फॉर्म्स पढ़ा दिए हैं, अब सेल्फ अवेयरनेस लाना है। तो हम बच्चों को पूछते हैं कि एक 60-70 क्रियापद उनको याद हो गया, फिर हम बच्चों को जाके पूछते हैं रिवीजन क्लास में, यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ों को लेके जाते हैं। एक है कि अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, द चाइल्ड हैज टू रिलेट टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, टेक ए पॉज, थिंक, उससे उसका ओरिजिनल जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस तरीके से अगर हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, और पढ़ाया जा सकता है 100%, पर कोई टीचर श्रम नहीं करना चाहता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता है। क्योंकि बहुत से समय हम ट्रेनिंग जो है, अलग प्रकार के ट्रेनिंग बीएड एमएड में दिया जाता है, कभी भी एजुकेशन का जो रियल पर्पस है, लाइफ का जो रियल पर्पस है, उसको हम फुलफिल कैसे करें उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। अब वो बीएड ट्रेनिंग में ये पढ़ाया जाता है कि चार्ट कैसे बनाना है, एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है, ये सारी फालतू चीज़ें पढ़ाया जाते हैं। मैं बोलता हूँ फालतू चीज़ें क्योंकि वो हमारे चेतना के विकास में उसका कोई रोल नहीं रहता है। सब कुछ करके आते हैं, पढ़ने के बाद हम बोलते हैं हम बेकारी हैं। तो हम क्रियापद रिवीजन क्लास में जाते हैं तो हम पूछते हैं बच्चों को, देखो कि अच्छा बच्चों अभी बताओ कि एक हाथ से कौन सी क्रियाएं होती हैं। अब बताओ, मैं, आप बच्चे हैं, मैं पूछ रहा हूं, एक हाथ से कौन सी क्रियाएं होती हैं। देखो, बाय आस्किंग दिस सिंपल क्वेश्चन आई एम अलाउइंग द चाइल्ड टू टेक ए पॉज, थिंक, रिलेट एंड एक्सप्रेस। ये एक अलग तरीके का सीखना हो जाता है। इट अलाउज द चाइल्ड टू टेक ए पॉज, टू थिंक, टू रिलेट, टू एक्सप्रेस। बच्चे कुछ पॉज लेते हैं, फिर बोलते हैं श्रीमन खादामी, लिखामी। एक बच्चा ने बोला सल्यूट करोमी, ठीक है, पर सोचा, बोला। फिर उसको आप आगे बढ़ाइए, दो हाथ से कौन सी क्रियाएं करते हैं, हाथ और पैर मिलकर क्या करते हैं, नाक की क्रियाएं क्या है, कान की क्रियाएं क्या है, जीभ की क्रियाएं क्या है, दांत की क्या है। तो इससे अवेयरनेस बढ़ता है, अपने बारे में जानते हैं। फिर वहां से आप मन की ओर चलिए, मन की क्रियाएं क्या है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप जा सकते हो, और आपके जो पढ़ाई करना है, जो सिलेबस है, उसका भी ध्यान रखते हो, और ये संस्कार का भी ध्यान रखते हो। ऐसे हजारों एक्टिविटीज के माध्यम से हम हमारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों का सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ उनका जो संस्कार होना चाहिए वो भी होता रहेगा। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड बनाएंगे। मैंने कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे करके दिखाया और कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे पुस्तक भी उपलब्ध है। यहाँ मीरांबिका स्कूल जो है दिल्ली में, उन लोगों ने खेल का बहुत सुंदर सुंदर पुस्तक उपलब्ध है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। आप उसको खरीद कर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो,
क्लास में हो, घर में हो, अपने जीवन अपने लिए हो, दूसरों के लिए हो, वो एक्टिविटीज को आप करा सकते हो। तो ये जो अवधान, हर चीज में अवधान को हम अप्लाई कर सकते हैं, और जहां पे अवधान नहीं है वो अनवधान हो जाता है। अनवधान का मतलब है प्रमाद, प्रमाद मतलब मिस्टेक, और हर मिस्टेक से हम गलत रिजल्ट पे पहुंचते हैं। हाँ, व्यवधान है मतलब वो अवधान में गैप आ गया, ठीक है। हाँ, concentration. I don't understand that. And also, थोड़ा भूल रहा हूँ, I need some time. हाँ, और जैसा आपने कहा कि हमें होल राउंड द डे कॉन्शियस रहना है। फर्स्टली व्हाट आई थिंक इज बीइंग मतलब टू बी रिमेन कॉन्शियस थ्रू आउट द डे, इट टेक्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस फर्स्टली, एंड आई डोंट थिंक एग्जॉस्टिव प्रोसेस, एग्जॉस्टिव मतलब इट ड्रेन्स यू, and I also think we don't need to be conscious round the day in every aspect of our work. And you also mentioned about observation, ki you must observe, and about the teaching part also, that was very nice thing, like pause, think, and relate, express. That was something nice. But about observation, you mentioned you must observe everything. Firstly, I don't think we must observe everything. Our observation must be selective, and it must be, I think, according to our work, or matlab, you don't need to be observe everything in so detail, because it's also an exhaustive process, and it will take it is also exhaustive, uh, and many more things like you mentioned unrelated topics, I guess, and you tried to like you did not sound me convincing. Firstly, because you sounded like a politician who deviates from topic to topic, and as a whole, when I summarize all these, uh, when I summarize all these. I did not find any conclusion. Like your teaching part was something I liked very much, but I think the observation must be selective. The consciousness, if in case there is some term like selective consciousness, then I also agree to that part. And you also mentioned about exercising. Ki we don't have much time for exercising. You spent your lot of time in gossiping. Firstly, I don't think you should your topic or what is actually, you want to ask a question or you want to evaluate and critique me? No. Firstly, if you have a question you ask. No, तो देखो, I am मुझे हाँ. जो बोलना है मैं कन्विंसिंगली बोला, मेरे अनुभव से बोला। जितना आपको रिसीव करना है वो आप अपने अपनी चेतना के हिसाब से वो समझता है। आपका जितना समझ है उसी समझ के हिसाब से आपने समझा और सबके सामने रखा, वो आपका लिमिटेशन है। अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और ऐसे कमेंट मत करो कि मैं पॉलिटिकल, मतलब आपको लोग सुन रहे हैं, ठीक है, वो आप अपना परिचय ही दे रहे हो सबके सामने, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है उसमें। आप अपना ही परिचय दे रहे हो। अगर कुछ प्रश्न है तो प्रश्न करो, नहीं तो अननेसेसरी बात को इधर उधर मत खींचो। I am very sorry if I sounded like that. I am very sorry. No, you sounded like that. You have given your परिचय to others. That's all.
अगर कुछ प्रश्न है, वैलिड क्वेश्चन है तो पूछो, मैं आंसर दूंगा, ठीक है ना? No, I just like you. नहीं ना, आपको कोई किसी ने नहीं बोला कि आप ये ऐसे क्रिटिक करो, ठीक है? आपका कोई वैलिड क्वेश्चन है तो पूछो, मैं आंसर दूंगा, आप इवेलुएट मत करो, ठीक है ना? तो हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, जितना मैंने बोला मैं अपने अनुभव से बोला, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैंने बोला तो वो काम की चीज़ है, क्योंकि मैं अननेसेसरी चीज़ें नहीं बोलता हूँ। जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, और मैं करता हूँ दूसरों के काम में आएगा। आपका जितना समझ है, आपका लिमिटेशन है, आप उसी हिसाब से ग्रहण किया, वो ठीक है, वो सबका अपना अपना समझ है, वो बात अलग है। अगर कुछ वैलिड क्वेश्चन है तो पूछो, मैं आंसर। No, I am very sorry for the ठीक है, that ओके। political part. बताइए, ठीक है। क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। इसमें दम और इंद्रिय निग्रह में क्या अंतर है? मुझे ये समझ में नहीं आता कभी अक्सर, बिकॉज वन इज सेल्फ कंट्रोल, वन इज देखो, दमन करना, इंद्रियों का निग्रह करना, दमन करना, दमन का मतलब क्या होता है? आप अपने कंट्रोल में रखो बहुत कुछ। खाली इंद्रिय निग्रह इज स्पेसिफिक टू इंद्रिय निग्रह। दमन तो बहुत सारे चीज है, इंद्रियों के अलावा हमारे भी फिजिकल, जैसे ये है, मेरा हाथ हिलता है तो उसको भी दमन करना, ठीक है? तो दमन का मतलब है कंट्रोल है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमको कंट्रोल लाना है। इंद्रिय निग्रह को स्पेसिफिक रखा गया है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल लाना, उसको निग्रह करना, अपने वश में रखना। देखो, ये कहा जाता है कि सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। जो कुछ आत्मवश नहीं है, इंद्रिय निग्रह का मतलब है अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना। वो अगर वश में नहीं है तो फिर वो दुख का कारण बन जाएगा, सुख का कारण नहीं बनेगा, ठीक है? और दम जो है, तो दमनम, दाम, ये हर चीज के कंट्रोल के लिए कहा जाता है। इंद्रिय निग्रह को वहां पे स्पेसिफिकली बताया गया है। तो हम कुछ भी करते हैं तो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं, चाहे इंद्रियों ये के कर्म द्वारा इंद्रियों, करते ज्ञानेंद्रिय हैं, है, ठीक, करते हैं इंद्रियों उन्हीं के के द्वारा द्वारा, है। हाँ। फिर मतलब कैसे डिफरेंशिएट जैसे करें? मतलब आपका हाथ एक सुपर सेट हिलता एक है, सबसेट है, कि तो फिजिकल, वो डिफरेंस आप कैसे देखो, आएगा? फिजिकल आप हाथ हिलता है, कौन सा इंद्रिय इसको हिला रहा है बताइए? वो तो कर्म इंद्रिय में। नहीं, कौन सा कर्मेंद्रिय हिल रहा है यहाँ पे, और कौन सा इंद्रिय हिला रहा है? आप समझे? दम जो है इन जनरल बताया गया है, इंद्रिय निग्रह स्पेसिफिक इंद्रियों को वश में लाने की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वी एंड अजू से, ओके, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन? अगर क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन कंक्लूड, देन आई invite Professor Nomesh to conclude. Okay, so I know this was a long day, and we're not usually accustomed to having such long days. But sometimes, if you have to make certain points, you need to do that in continuation. That was the idea behind doing a day long stuff here. The very first session that we had yesterday was essentially about demonstrating the possibilities of concentration, focus, and memory. And then we took it in various dimensions of doing more specific things and then decoding some of that, trying to acquire, some of the elements that we saw that were being demonstrated. Can I have your attention at the top, please? Yeah, just 5 minutes. Panch, Keval. Huh? So, so the workshop, see what we are talking about in the attempt at doing the workshop was to convey the first few steps that are needed to do something that is as sophisticated as what we saw yesterday. Right? To be able to do what we saw yesterday, I think everybody understands is not something that is trivial. It takes a lot of effort. है ना? बहुत परिश्रम करेंगे, बहुत साधना करेंगे, तब जाकर के उस परिस्थिति में पहुंचेंगे
कि उसके आसपास हम कहीं पहुंच पाए। ऐसा मुनिश्री ने भी ऐसा ही किया है, बाकी भी जितने अवधानी हैं जिनकी आज चर्चा हुई सुबह, उन्होंने ऐसा ही किया है, राइट? ऑल दी अवधानीज that we saw yesterday, as well as the others that were being talked about, they have spent years and years, maybe decades, in cultivating this ability. We could not possibly have taken even the first step at acquiring such cognitive abilities in one day. What we wanted to demonstrate is just an indication, just a signal at what might potentially go into developing such faculties, right? Which is just having the ability to distinguish between smells, to observe things a little more carefully. And whoever asked that last question to Sampatji, I would really want to talk to that person, not to chide, not to scold, not to do anything, just wanted to understand what the perspective was. So please stay back and talk to me. I'll be very happy to talk and discuss. Whoever that was, this is not a professor, this is just somebody who wants to understand what the perspective was, right? So please stay back. But the idea was to give you a flavor, right? A very, very mild flavor on what it might take, what are some of the basic things that are required to be able to cultivate these abilities. It might seem a little, simplistic when you begin doing such things. But if you can, if possible, given the schedule that all of us have here, which is quite crazy, I understand and I empathize, it might be useful to just reflect a little on what you would have gained by doing these simple activities and where you can take these activities as the next step. Right? I hope you are able to consider some of these requests. We will continue these discussions at a more rigorous level in a course that has been floated. Some of you might be registered there. I really look forward to seeing more participation there. That will be more focused on the rest of the details, the more rigorous details. My only request to all of you is to, when you come there, not worry too much about the grades. I'm specifically talking to those of you who are registered. You can almost be assured that your grades will be good. The intent is not to really evaluate you and give you very hard grades or whatever. The intent is to just prepare you better for your lives, the rest of your lives in IIT and the rest of the life beyond IIT. Whatever little we can do through that course, we want to do, that is the intent. Please take it in that spirit. You will then really be able to not just do well in the course, but also enjoy and not feel frustrated at having registered for the course. With that, let me thank you all very, very much for these 2 days. I hope you will be able to take some of these things forward. And I look forward to meeting the registered students in the rest of the 4 to 5 sessions that remain. Thank you. Thank you, sir. Thank you all the guests, speakers and the participants. Until we meet next time, stay inspired, stay connected and keep the spirit of learning alive.